हेलो एवरीवन। आज अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं ओलिव बोर्ड के टीयर 2 का जो अभी लाइव मॉक हुआ था उसके मैथ्स वाले सेक्शन का सॉल्यूशन। भाई पहले नंबर के क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे बिना कोई टाइम को वेस्ट किए हुए। इसमें असर्शन और रीजन का क्वेश्चन दे रखा है। असर्शन में क्या बोल रहा है कि ये एन है, यहाँ पे ये एन कर लेना सही, ये वाला एन, और इसमें तो यहाँ हो जाएगा नतीजों की संख्या 2 की पावर एन। अब देखो मैं बताता हूँ क्या करना है। भाई देखो, जब ये क्या बोल रहा है कि 3 कॉइन को एक साथ टॉस किया जाता है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट 2 हेड बोल रहा है 1/2 आएगी। तो ऑब्वियसली अपन पहले एटलीस्ट 2 हेड की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, चेक करेंगे भाई। तो देखो एटलीस्ट 2 हेड का मतलब है कि कम से कम 2 हेड होने चाहिए, ज्यादा कितने भी हो सकते हैं। तो मैं केसेस बना लेता हूं। टोटल 8 केसेस बनते हैं। कैसे बनते हैं देखो, मैंने क्या बताया था कि जब भी आप एक कॉइन को टॉस करोगे तो 2 आउटकम्स आएंगे, या तो टेल्स या हेड। पर अगर मैं 3 कॉइन टॉस कर रहा हूं तो वो 2 की पावर 3 यानी टोटल 8 आउटकम बनेंगे। और मैंने बताया भी था प्रोबेबिलिटी पढ़ाते टाइम कि पूरे 8 आउटकम्स कौन कौन से होते हैं। मैं यहां पे लिखता हूं भाई एटलीस्ट 2 हेड वाले। या तो ऐसे होगा कि पहले 2 पे हेड आ जाए, या ऐसे होगा लास्ट 2 पे हेड आ जाए, या फिर अब 2 ये तो बन गए, फर्स्ट और लास्ट पे भी तो आ सकता है। लेकिन एक केस और बच गया जो बहुत से लोगों ने मिस किया होगा। भाई एटलीस्ट 2 हेड बोल रहे हैं, कम से कम 2 हेड, ज्यादा कितने भी हो सकते हैं, तो 3 भी हेड तो हो सकते हैं, यानी कि ट्रिपल एच वाला भी एक ऑप्शन आ जाएगा। अब मेरे को अगर प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो फेवरेबल अपॉन टोटल फॉर्मूला होता है। फेवरेबल आउटकम मेरे 4 हैं, टोटल आउटकम्स 8 थे। अगर प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो 1/2 आ जाएगी, जो कि दे रखी है एकदम से सही है। सेकंड में क्या बोल रहा है कि n कॉइन को अगर टॉस किया जाता है तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स जो होते हैं वो 2 की पावर n होता है। देखो मेरे को एक बात बताओ, अभी अभी मैं बता के आया कि अगर 3 को निकालेंगे तो 2 की पावर 3, 4 निकालेंगे तो 2 की पावर 4, मतलब एक जनरलाइज्ड फॉर्मूला 2 की पावर n ही बन जाएगा। मतलब बात तो ये भी सही है, बात ये भी सही है, पर ये रीजन इस चीज का नहीं दे रहा है। देखो एक चीज बताऊं, अगर ये सिर्फ स्टेटमेंट इतना होता ना कि 3 को इनको टॉस करोगे तो जो आउटकम्स है वो 2 की पावर 3 होंगे, फिर यहाँ पे 2 की पावर n वाला स्टेटमेंट होता तो ये मान लेते अपन कि इसका रीजन भी दे रहा है। पर अभी देखो इस चीज का, इस स्टेटमेंट का ये रीजन नहीं है। यहाँ पे समझ में आ रहा है, ये कुछ पार्ट का है तो वो पूरा नहीं माना जाएगा। यानी कि है तो दोनों ट्रू, असर्शन और रीजन, लेकिन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। सी ऑप्शन एकदम से सही होगा। आओ सेकंड नंबर पे। एक्सटर्नल डायमीटर दे रखा है और थिकनेस दे रखी है मेटल पाइप की। मेटल पाइप एक सिलेंडर जैसी होती है। एक्सटर्नल डायमीटर दे रखा है, मतलब कि कुछ इस तरीके का अपना सिलेंडर बनेगा, इस तरीके से। ठीक है भाई, बना दिया अपन ने। अब देखो एक्सटर्नल डायमीटर बनाता हूं मैं, ये बड़े वाला, ये 2, देखो डायमीटर 4.8 है, रेडियस 2.4 हो जाएगी। थिकनेस 8 mm दे रखी है, इसको सेंटीमीटर में बदल लो, क्योंकि देखो ये भी सेंटीमीटर, ये भी सेंटीमीटर। भाई मैंने 2.4 में से 0.8 घटाया तो 1.6 इंटरनल वाली रेडियस आ जाएगी, लिख ली मैंने छोटी सी। और इसकी लेंथ दे रखी है 7, तो 7 हाइट बन जाएगी, लेंथ एक तरीके से। वेट ऑफ दिस पाइप पूछ रहा है, लेकिन इसने डेंसिटी की बात कर रखी है। डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम होता है। मेरे को मास निकालना है, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम करेंगे। डेंसिटी है 9.5, इंटू आ जाएगा वॉल्यूम। भाई वॉल्यूम में पाई, देखो एक अगर नॉर्मल सिलेंडर होता है तो उसका फॉर्मूला होता है वॉल्यूम का πr²h। पर जब खोखला होता है ना, तो आप बाहर की वॉल्यूम में से अंदर की वॉल्यूम घटा दो, या तो वो लगा दो, या फिर πh सेम लिखो, कैपिटल R² माइनस स्मॉल r² कर लो, इजी सी बात है। अब देखो एक चीज बताता हूं मैं, भाई आप इसको सॉल्व करने जाओगे, पाई का मतलब 22 आएगा, 22 का मतलब 11 का मल्टीपल, 95 का मतलब 9 का मल्टीपल, यानी एक ऐसा ऑप्शन होगा जो 9 का 11 का मल्टीपल होगा। पर जब मैं चेक करने जाता हूं ना, तो मेरे को एक से ज्यादा ऑप्शन मिल जाते हैं। देखो 8 और 14, 14 में से 8 गया तो 6 बचा, ये तो चलो नहीं होगा भाई। 8 और 14, 8 और 14, 0 आ रहा है घटाने पे, मतलब ये 11 का मल्टीपल हो रहा है। और ये अब 19 का तो चेक करने में टाइम जाएगा, ऑब्वियसली वो एक लेंथी चीज है। तो मैं क्या करूंगा, इस कैलकुलेशन को सोल्व कर लूंगा। ठीक मेथड है, कोई बड़ी बात नहीं है भाई। 9.5 को मैंने लिखा 95/10, अगर 5 से काट भी दूंगा तो 19/2। पाई का मान 22/7 आ जाएगा, हाइट 7 दे रखी है। 2.4 का स्क्वायर करेंगे 5.76 आ जाएगा, 1.6 का स्क्वायर करेंगे 2.56 आ जाएगा। मैं इसको सिंप्लीफाई कर लेता हूं यहीं पे, और अगले ब्रैकेट में लिख देता हूं, इसको अपन फिर काट देंगे। तो ये 0 बन गया, ये 2 बन गया, और ये 3.2 आ गया। बेसिकली आसान सी बात है भाई, 7 से 7 कट जाएगा, 2 से 22, 11 बार कट जाएगा। अब देखो 11 से अपन को 3.2 को गुणा करना है, समझ में आ रहा है। तो 11 को, या फिर ऐसा कर लो कि 19 से 32 को कर लो पहले, क्योंकि 11 से गुणा करना इजी होता है। तो 19 दूनी 38, और एक चीज देखो यूनिट डिजिट भी लग रहा है। 19 दूनी 38, क्या यूनिट डिजिट 8 आया। 8 को 1 से करोगे तो 8 ही आएगा। एक ही ऑप्शन ऐसा है जिसमें 8 यूनिट डिजिट है, और ये सही हो जाएगा मेरा आंसर। कोई दिक्कत नहीं लगी, आसान मेथड था। कैलकुलेशन में पेपर ने टाइम बचाने की कोशिश करी। 3 नंबर पे आओ, क्या बोल रहे हैं। साइड्स ऑफ ट्रायंगुलर फील्ड दे रखी है अपन को,
बोल रहा है कि इफ द कॉस्ट ऑफ लेवलिंग द फील्ड इज इतना, तो व्हाट इज द टोटल कॉस्ट टू लेवल द फील्ड। भाई अगर 1 स्क्वायर मीटर के अंदर इतनी पैसा लगता है कॉस्ट लेवलिंग का, तो पूरे ट्रायंगल में कितना लगेगा, ऑब्वियसली उसका एरिया निकालेंगे। मैंने एक चीज बताई है कि मान लो चाहे ट्रायंगल हो, रेक्टेंगल हो, स्क्वायर हो, कुछ भी हो, अगर आप उसमें टाइलें लगा रहे हो या फिर उसको लेवल कर रहे हो, मतलब उसके इस वाले हिस्से में काम कर रहे हो, तो आप हमेशा एरिया निकालोगे। अगर आप बाड़ मतलब फेंसिंग कर रहे हो, बाहर कुछ भी चीज ऐसे कर रहे हो, तो उसमें पेरीमीटर निकालते हैं अपन। भाई इसका एरिया, अब एरिया के लिए ये नहीं है कि हीरोन्स फॉर्मूला लगाने लग गए। भाई एक चीज अगर नजर आ रही है, 3 से इसको मैं काटूंगा तो ये 7, ये 24, ये 25, एक पाइथागोरन ट्रिपलेट बन रहा है। अपन लगा देंगे इसके अंदर पाइथागोरस ट्रिपलेट मतलब राइट एंगल ट्रायंगल, यानी एरिया का फॉर्मूला हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो हाफ इंटू 7 इंटू 24 बन गया। ठीक है, लेकिन ये तो एरिया है, इसको मैं 5.5 से गुणा भी करूंगा, तो 55/10 से गुणा कर लेंगे अपन, कोई दिक्कत नहीं है। 2 से 24 कट गया 12 बार। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 5 से काटा 11 बार, 5 से 2 बार, 2 से 12 कट जाएगा 6 बार, 7 6 42, 42 को 11 से गुणा करेंगे तो 462 आ जाएगा। 462 तो अच्छा, मैं 3 से मल्टीप्लाई करना वो लेना भूल गया ना अपन, की इसका 3 और इसका 3, 9 और आएगा इसके अंदर। ठीक है, तो 9 दूनी 18, 8 यूनिट डिजिट, मतलब ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। मतलब मैंने क्या किया, 7 और 24 लिख दिए, बदली लिखने 21 और 72 थे, 3 और 3 से गुणा और करना है ऑब्वियसली, मतलब 9 से गुणा करके आंसर आ जाएगा 4158 वाला। अब आओ 4 नंबर पे। भाई वैल्यू ऑफ मीन और मीडियन दे रखा है, मोड पूछा है, डायरेक्ट रिलेशन याद करवाया था, तरीका भी बता दूंगा अभी। मोड इज इक्वल टू क्या होता है, 3 मीडियन और माइनस में 2 मीन, ये फॉर्मूला होता है। अब देखो जिनको याद नहीं रहता उनके लिए मैंने क्या बोला था कि भाई आप एक मदन आपका दोस्त है उससे याद रखोगे। भाई मदन की स्पेलिंग ये होती है, तो पहले आप बोलोगे कि MD, ठीक है MD, और फिर आप क्या लिखोगे MN, फिर आप क्या लिखोगे MDN, तीनों बन जाएंगे, यानी पूरा मदन बन गया। यहाँ लगा देंगे 1, यहाँ 2 और यहाँ 3। यहाँ तक कोई आसान वाला, एकदम आसान सी चीज है। अब ये देखो क्या बन गया, 1 MD और प्लस में 2 मीन और बराबर में 3 मीडियन। ऑब्वियसली यहाँ से मैं MD यानी मोड की वैल्यू निकालने की कोशिश करूंगा, 3 मीडियन माइनस 2 मीन हो जाएगी, वो फॉर्मूला मैं ऑलरेडी लिख चुका हूँ। वैल्यू रख देते हैं, 3 इंटू मीडियन की वैल्यू आ जाएगी 100 और माइनस में मीन की वैल्यू आ जाएगी 130। भाई 300 में से 260 जाएगा, 40 अपना करेक्ट आंसर आ जाएगा। बहुत ईजी क्वेश्चन था ये तो। 5 नंबर पे आते हैं, ऑब्वियसली सिंप्लीफाई करना है कर लेंगे। भाई देखो क्या होगा, मैं लिख देता हूँ इसको m + 2n। अब ये माइनस अंदर भेज देता हूं मैं, या फिर माइनस से पहले अपन इस बड़े ब्रैकेट को सिंप्लीफाई कर लेते हैं, आसान हो जाएगा। तो देखो मैं लिख रहा हूं भाई चीजों को, n माइनस n, ये माइनस अंदर भेज रहा हूं मैं, तो -n प्लस m, फिर -n, फिर -m माइनस n और प्लस में n। आसान है ये तो, वैसे भी सबने कर लिया होगा, कोई इतनी बड़ी बात वाली चीज है नहीं इसमें। -n प्लस n कट गए, m और m कट गए, फिर -n और प्लस n कट गए, सिर्फ -n बच गया, ये भी इस माइनस की वजह से प्लस हो जाएगा n, तो m + 2n प्लस n माइनस 3n। ठीक है, तो 3n में से 3n कट जाएगा, यानी कि सिर्फ m बचेगा, m अपना आंसर आ जाएगा। ये वाला ऑप्शन एकदम से सही है भाई। ठीक है भाई, 6 नंबर पे आते हैं। देखो क्या बोल रहा है, कार X है, वो एक टाउन को 60 की स्पीड से लीव करती है, मतलब छोड़ती है, यानी यहां से कार X ने 60 की स्पीड से लीव किया। 1 घंटे बाद में Y कार यहां से जा रही है, मतलब 1 घंटे में ये 60 किलोमीटर तो जा चुकी है, यहां पे आ गई है। अब Y वाली कार लीव कर रही है, तो ये 80 की स्पीड से लीव निकली है। यहां से कितनी दूरी पे Y जो है वो X को पकड़ लेगी। भाई मेरे को एक बात बताओ, ये जो कार है ये 60 की दूरी पे है, ये अब चली है, मतलब इन दोनों के बीच में 60 का डिस्टेंस है, वो इनको ट्रेवल करना है। अब रिलेटिव स्पीड आएगी, जब दो चीजें सेम डायरेक्शन में जाती हैं तो अपन स्पीड्स को घटाते हैं। ऑब्वियसली ऑपोजिट डायरेक्शन में जब भी जाएंगे तो अपन स्पीड को जोड़ेंगे, तो यहाँ पे 80 और 60 को घटाएंगे तो 20 की स्पीड आ जाएगी, मतलब 3 घंटे में पकड़ लेगा। पर टाइम नहीं पूछा कितनी दूरी पे पकड़ेगा, तो भाई 80 की स्पीड से चल के गई है, 3 घंटे चलेगी, मतलब 240 किलोमीटर में ये पकड़ लेगी। ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। इजी पीजी क्वेश्चन था एकदम से। 7 नंबर पे चलते हैं। ये बोले 2 ट्रायंगल है ABC और DEF, द साइड्स ऑफ ट्रायंगल ABC हैं, चलो बना लेते हैं। ये ABC हो गया, ये DEF हो गया, A B और C, ये हो जाएगा D E और F। ठीक है, अब इसमें क्या बोल रहे हैं कि इसकी तो साइड है AB और BC ये प्रोपोर्शनल है DEF वाले ट्रायंगल में DE और EF के। ठीक है भाई, और C जो है वो एंगल F के बराबर है। ये क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग, सिमिलरिटी के लिए कौन सा रूल यूज करोगे। भाई सिमिलरिटी के रूल क्या क्या होते हैं। अब देखो एक बात बताओ, अगर जो ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट होते हैं वो हमेशा सिमिलर माने जाएंगे। कॉन्ग्रेंसी के रूल में अपन ने क्या क्या रूल पढ़े थे कि या तो साइड एंगल साइड हो,
या एंगल साइड एंगल हो, या फिर सारी साइडें बराबर हो, या राइट एंगल हाइपोटेनस साइड हो, और एक और क्या होता है एंगल एंगल साइड हो। ऐसे रूल्स अगर होंगे तो वो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। पर एक चीज आपने नोटिस करी यहाँ, भाई साइड आ रही है, साइड आ रही है, फिर एंगल आ रहा है, ऐसे ऐसे तो कोई रूल नहीं है। या फिर साइड ऐसे एंगल तो आ नहीं सकता कभी भी, मतलब इनमें से कोई सा भी रूल नहीं लगेगा, ये हो ही नहीं पाएंगे ऐसे। ठीक है भाई, 8 नंबर पे चलते हैं। इसकी वैल्यू निकालनी है। अब देखो एक तरीका तो ऑब्वियसली देखते ये हिट करेगा कि मैं इसका पहले रैशनलाइजेशन करके पी की वैल्यू निकाल लूं, फिर यहां पटक दूंगा, इजीली आंसर आ जाएगा। लास्ट में भी है तरीका आना, पर अगर आप ऐसा देख पा रहे हो, आप पहले पी की वैल्यू रख दो इसमें। देखो क्या बनेगा, 14 अपॉन में 1 प्लस पी। एक और मेथड बताऊंगा, वो और ज्यादा ऐसे एकदम पूरा लॉजिकल थिंकिंग पे डिपेंड है वो तो। मैं पी की वैल्यू रख रहा हूं, 7 प्लस रूट 3 आएगा अपॉन में 7 माइनस रूट 3 आएगा। मैंने पता है क्यों रखा, क्योंकि मेरे को पहले ही दिख गया था कि 1 से मेरे को ऐड करना पड़ेगा, और ऐड जब करूंगा तो ये चीजें कैंसिल आउट हो जाएंगी। देखना भाई क्या आएगा यहाँ पे, 7 माइनस रूट 3 आएगा, प्लस में 7 प्लस रूट 3 आएगा, और होल अपॉन में 7 माइनस रूट 3 होगा, जो कि ऊपर चला जाएगा, बाद की बात है। ये कट जाएंगे, 7 और 7 14 बनेगा, जो 14 के साथ कट जाएगा, डायरेक्टली 7 माइनस रूट 3 मेरा आंसर आ जाएगा। ये सही है। अब जो मैं दूसरा तरीका बता रहा था वो एकदम लॉजिकल है, ये मेथड 1 है। अब मैं लिख रहा हूं मेथड 2, देखिएगा मजा आ जाएगा देख के कि भाई मेरे को एक बात बताओ, किसी पॉजिटिव चीज में पॉजिटिव जो चीज जोड़ोगे, ठीक है सही है, 7 में से मान लो रूट 3 क्या होता है 1.732 होता है, 7 में से आपने 1 मान लो 1 घटा दिया 6 आएगा, 7 में 1 जोड़ दिया, मान लो लगभग 8 से कुछ बड़ी वैल्यू, यानी कि ये जो वैल्यू है ये हमेशा 1 से बड़ी रहेगी। इतना क्लियर हो गया अपन को, 1 पॉइंट कुछ कुछ आएगी। ठीक है भाई, ये देखा, इसको सिंप्लीफाई करना था, 14 बटे में 1 प्लस 1 से थोड़ी सी कुछ बड़ी बड़ी वैल्यू, मतलब मिलके 2 से थोड़ी सी बड़ी वैल्यू, 2 से अगर थोड़ी भी बड़ी वैल्यू से मैं 14 को डिवाइड करूंगा तो 7 से तो छोटी वैल्यू आएगी ना, कॉमन सेंस लग पा रहा है इतना तो। 7 से छोटी वैल्यू कौन सी है इनमें, भाई यही एक है, ये भी बड़ी हो, ये तो बहुत बड़ी, ये भी बहुत बड़ी चलेगी, ऑब्वियसली एक ही आंसर बचता है। तो आप ऐसे लॉजिकली भी कर सकते हो क्वेश्चंस को। बाकी लाजमी तरीका जो है एकदम से प्रॉपर मेथड, वो भी मैं बता चुका हूँ। 9 नंबर पे आते हैं, रैशनलाइजेशन भी बचा लिया है मैंने इस क्वेश्चन में। ठीक है, बाकी रैशनलाइजेशन करके भी रखोगे तो कोई इतनी बड़ी चीज नहीं है। 9 नंबर पे आते हैं, भुवन ने अपने साइकिल को 29 बाइसिकल और बाइक को 29,800 में बेचा है। ठीक है, और लॉस हुआ है उसको 8% का बाइसिकल पे, प्रॉफिट हुआ है 10% का बाइक पे। तो इसको अपन ऐसे करते हैं कि ऐसे मान लेते हैं कि भाई देखो, इसने एक लाइन बोली है कि इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ बाइसिकल इज 10% ऑफ कॉस्ट प्राइस ऑफ बाइक, तो मैं यहां लिखता हूं बाइसिकल, यहां लिखता हूं मैं बाइक। अब देखो ये इसके 10% है, मतलब इसको 100 मान लो, इसको 1000 मान लो, कैलकुलेशन आसान पड़ जाएगी। भाई 100 और 10 भी ले सकते थे, पर वो 10 पे जब आप लॉस या प्रॉफिट करवाओगे तो मुश्किल पड़ेगा, मैंने ये लगा दिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो बाइसिकल पे 8% का लॉस हुआ है, मतलब 92 में बिकी है, और इस पे प्रॉफिट हुआ है 10% का, यानी कितने में बिकी होगी, ये बिकी होगी 1100 के अंदर। आसान सी चीज लग रही है। अब ये बोल रहा है कि सोल्ड बेचा इसने 29,800 में, ये वैल्यू किसकी हो जाएगी, इन दोनों के जोड़ की हो जाएगी, यानी 1192 की वैल्यू है ये। मेरे को निकालना क्या है, फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ बाइसिकल निकालनी है, 100 की वैल्यू निकलवा रहा है मेरे से। भाई सॉल्व करो इनको, 8 से ये 4 बार कट जाएगा, ठीक है, और 4 से 100 25 बार कट जाएगा, 25 के आगे 2 0, 2500 मेरा आंसर आ जाएगा। एक तरीका आप ये भी लगा सकते थे इसमें कि आप है ना इन वैल्यूज को, ठीक है रहने देते हैं, बाकी उसके कोई मतलब मेरे को लग नहीं रहा कि नीड पड़ेगी, सबसे आसान मेथड यही है, 2500 सही आंसर, छोड़ दो बाकी मेथड्स। 10 नंबर पे आओ, रवि के वर्किंग आवर जो है वो पर डे इंक्रीज हो जाते हैं 15% से, वेजेस भी इंक्रीज हो जाते हैं इतने से, उसका डेली अर्निंग कितने से इंक्रीज होगा। दो तरीके करने के, मैं दोनों बताता हूं भाई। या तो आप ऐसे बता दो कि a प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100 अपन इफेक्टिव निकालने का फॉर्मूला है, ये वाला यूज करके निकाल सकते हैं कि भाई 15% से उसकी वर्किंग आवर बढ़ गए और 16.66% से उसके वेजेस बढ़ गए। मैं एग्जैक्ट सॉल्व नहीं करूंगा, अप्रोक्सीमेट निकालेंगे। फिर यहाँ क्या आ जाएगा, 15 इंटू में 16.66, भाई 16 से 2/3 होता है, पर कोई नीड नहीं है, बटे 100, ये कितना बनेगा 31.66 बनेगा। इसको सोल्व करेंगे तो कितना आएगा, 16 पंजे 80, और 240 से थोड़ी कुछ बड़ी वैल्यू 100 से भाग लगाएंगे 2.4 के अप्रोक्स आएगा। इसमें ऐड करेंगे 31 और 2 33 पॉइंट कुछ कुछ वैल्यू आएगी। 33 पॉइंट कुछ कुछ कौन सा ऑप्शन दिख रहा है भाई, लेकिन एक चीज देखना, 6 और 4 10 भी बन गया, वो एक भी जुड़ जाएगा, मतलब 34 के लगभग वैल्यू इसी ऑप्शन में। अब मैं एग्जैक्ट तरीका बताता हूँ, ये तो अपन ने अप्रोक्सीमेशन किया कि जैसे किसी इंसान के वर्किंग आवर भाई 15% बढ़ गए, मतलब पहले 100 थे अब 115 हो गए। वेजेस जो थे वो देखो भाई 16 सही 1 बटे, ये 16 सही 2/3 है, फ्रैक्शन कितनी होती है 1/6 होती है, मतलब 6 से 7 हो गए। इसको भी सिंप्लीफाई कर लो, 5 से काटेंगे 20 बार और 23 बार। भाई पहले तो वो कमा रहा था 120 रुपए,
अब वो कमाएगा 161 रुपए, 41 रुपए ज्यादा कमा रहे हैं। कितने पे? 120 पे। परसेंटेज निकालने के लिए 100 से गुणा। ये कटेगा 6 बार, ये कटेगा 5 बार, इनको गुणा कर लेंगे। 205/6 करना है। सिंप्लीफाई करेंगे, 6 तिया 18, 25 आएगा तो 6 चौके 24, 34 पॉइंट कुछ आंसर आएगा, 34 पॉइंट, ये सही हो जाएगा। मतलब चीजें इतनी कोई मुश्किल नहीं है, बस अपन को तरीका दिमाग के अंदर ये लेके आना है कि कौन सा अप्लाई करें जो जल्दी अप्लाई हो जाए, आंसर निकाल के दे दे और सोचने में अपन को टाइम वेस्ट ना करना पड़े। ठीक है, बाकी सब बेस्ट है। 11 नंबर पे आते हैं। एक रेक्टेंगुलर शीट है जिसकी साइज ये दे रखी है और इतनी थिकनेस भी दे रखी है, पर ये mm में है, ध्यान रखेंगे। पर मैं इस क्वेश्चन को mm में लेके सॉल्व कर लूंगा क्योंकि सब में फिर वो 0 0 है तो वो दिमाग लग जाएगा उतना। ये एक क्यूब को मेल्ट करके बनाई हुई है। अच्छा, कितनी रेक्टेंगुलर शीट बना सकते हैं ये पूछ रहा है भाई। मेरे को एक बात बताओ, n रेक्टेंगुलर शीट बना सकते हैं। जब भी पिघला के कुछ बनाएगा वॉल्यूम बराबर करेंगे, तो 4 × 3 × 2 ये बराबर हो जाएगा क्यूब की वॉल्यूम, यानी a का क्यूब 24 × 24 × 24। 4 तिया 12 दूनी 24 से 24 कट गया, यानी 576 बना सकते हैं। लेकिन आंसर वो नहीं है, मैंने क्या बोला, एक 0 लगाना पड़ेगा, वो लग गया यहाँ पे। mm वाला जो है इसको अपन ने सेंटीमीटर में बदला, एक 0 आ जाएगा, समझ गए होंगे। 12 नंबर पे आओ। एक डेकोरेटिव चेयर है, वो 3400 रुपए की है, उसके अंदर रिफर्बिशमेंट किया है 1600 रुपए का, यानी जो चेयर है वो 5000 रुपए की बन गई है। ये बोल रहा है उसको 8000 पे मार्क किया गया है, यानी मार्क प्राइस 8000 है। ये बोल रहा है अगर इसको 10% के डिस्काउंट पे बेचा जाता है, देखो 8000 पे 10% का डिस्काउंट दोगे आप, मतलब आप 90/100 में बेचोगे, यानी 7200 में बेचोगे इसको। ये पूछ रहा है कितना परसेंटेज प्रॉफिट कमा रहे हो आप। अरे तो भैया जी 2200 का प्रॉफिट कमा रहा हूँ, 5000 पे कमा रहा हूँ, लिखने की भी नीड नहीं है। और मेरे को दिख गया 2200 का फायदा है, ऑप्शन होगा वो 22 का या 11 का मल्टीपल पक्का होगा। एक ही ऑप्शन था 44 में, टिक कर देता, पर कोई दिक्कत नहीं है। 2 0 से 2 0, 50 से 100 2 बार, 22 दूनी 44 आंसर आ ही जाएगा, इतनी कोई मुश्किल चीज नहीं। 13 नंबर पे आते हैं। ए और बी एक सिस्टम को मिल्क से भरते हैं। ए जो है वो 15 लीटर डालता है 5 मिनट में। किसी की भी मेरे को एफिशिएंसी निकालनी होती है, वो क्या होती है कि किसी के 1 घंटे का काम, 1 मिनट का काम, 1 दिन का काम, 1 साल का काम, यही एफिशिएंसी होती है। अगर मैं ए का 1 मिनट का काम निकालूंगा तो वो 3 लीटर डाल पाएगा 1 मिनट में, यानी उसकी एफिशिएंसी 3 है। ऐसे ही बी के निकालूंगा तो 7 आ जाएगी। ये पूछ रहा है कि कितनी देर में वो 800 लीटर ऑफ मिल्क डाल देगा। भाई 800 लीटर को ऑफ मिल्क डालना है मेरे को, 7 और 3 10 की एफिशिएंसी से, ऑब्वियसली 80 घंटे लेगा। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 14 नंबर पे आओ, हाफ पे पहुंचने वाले हैं। इजी इजी क्वेश्चन लग रहे हैं, 1-2 क्वेश्चन होंगे पेपर में ऐसा जो पक्का टाइम खाने के लिए आएंगे, क्योंकि इतना इजी है, मतलब कहीं ना कहीं तो बखेड़ा होगा। देखते हैं आगे चल के। एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है PQRS, इस तरीके का ट्राइंगल क्वाड्रिलेटरल है PQRS, साइक्लिक है ये। इसमें बोल रहे हैं कि डायगोनल्स जो हैं दोनों वो कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, T पे। ठीक है, ये बोल रहा है अगर द लेंथ ऑफ RT और QT 6:7 में है, RT 6 और QT 7 है, तो ये पूछ रहा है रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ ST और PT। ST और PT का पूछ रहा है। भाई देखो, जो बच्चे ऐसे देखेंगे ना कि क्वाड्रिलेटरल वाला कंसेप्ट, तो उनके दिमाग में टोलेमीज थ्योरम आएगी कि मैं टोलेमी थ्योरम लगा देता हूं, पर कोई फायदा नहीं निकलेगा, क्योंकि टोलेमी थ्योरम में अपन को ये वाली चीजों की भी नीड पड़ती है। चलो एक बार लिख देता हूं, क्या पता किसी क्वेश्चन में कभी काम आ जाए तो रिवीजन हो जाएगा। टोलेमी थ्योरम क्या बोलती है कि आप करो SQ गुणा PR, मतलब डायगोनल्स की गुणा करो, ये बराबर होगी इनके। देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। इसी पे आते हैं। भाई एक अपन ने कोड की थ्योरम पढ़ी है, छोटी सी थ्योरम होती है कि अगर ऐसे कोड दे रखी हैं और मान लो ये P है, ये AB है और ये CD है, तो PA गुणा PB बराबर होता है PC गुणा PD। तो क्या हो जाएगा, मान लो इसको X मान लिया, इसको Y, यानी ऑब्वियसली 6 और 7 ही आंसर आएगा। जब भी मैं देखूंगा तो यही ऑप्शन मिलेगा। करके बता देता हूं, X गुणा 6 बराबर में Y गुणा 7 आएगा। ऑब्वियसली X/Y निकालेंगे, 6/7 आ जाएगा। जो पूछा है वो इजिली निकल पाएगा। ठीक है, आओ 15 नंबर पे। 40 लीटर ऑफ मिल्क निकाला जा रहा है एक कंटेनर से, जिसके अंदर 200 लीटर ऑफ प्योर मिल्क था। मतलब प्योर मिल्क में से आपने 40 लीटर मिल्क निकाल दिया और उसमें पानी डाल दिया, रिप्लेस विद वाटर। ये बोल रहा है ये प्रोसेस 3 बार किया जाता है, तो रिमेनिंग क्वांटिटी ऑफ मिल्क बतानी है। भैया आपके पास में 200 लीटर ऑफ मिल्क था, आपने क्या किया, 40 लीटर मिल्क निकाला 200 में से, मतलब आप क्या कर रहे हो, 1 मतलब 5 में से एक चीज निकाल रहे हो आप। तो इसने रिमेनिंग की बात करी है, तो मतलब ये देखो बच कितना रहा है, इसमें 4 दूध बच रहा है 5 में से। समझ में आ रहा है? लेकिन ये चीज अपन ने एक बार नहीं करी, अपन ने 3 बार करी है, तो इसका क्यूब हो जाएगा। यानी क्या आ जाएगा, 200 इंटू में 4 का क्यूब 64, 5 का क्यूब 125, 25 से काटा 5 बार, 25 से काटा 8 बार, ये करेंगे 8 चौके 32, 8 छिंग 48 और 3 51 और बटे 5 करेंगे। मैंने जब भी बताया किसी चीज में 5 का भाग देना है, इसका डबल करो, बहुत आसान होता है।
1024 आ जाएगा, एक के बाद में पॉइंट लगा दो 102.4 आंसर आ जाएगा। अब देखो, जो मैं हमेशा कहता था कि भाई ये चीज कहीं ना कहीं ऐसे काम आएगी। अब देखो 5 से भाग करना थोड़ा मुश्किल पड़ता, पर डबल करना बहुत ईजी था। 5 का डबल 10 हो गया, 12 का 24 हो गया, आंसर आ गया। 16 नंबर पे आते हैं। ये बोल रहा है 25 और 60 का HCF जो है वो इस फॉर्म में लिखा जाता है, तो वैल्यू ऑफ M बतानी है। इन दोनों का क्या होगा HCF? भाई 10 तो होगा नहीं, 5 होगा इनका HCF, यानी कि ये बराबर 5 है। 12 चौके 48 होता है, प्लस 6M करेंगे, ये 5 के बराबर है। 6M बराबर -43 आ गया, M निकालना है, -43/6 आंसर आ गया। इजी है, मतलब आएगा पक्का ये क्वेश्चन, वेट कर रहा है वो आपका बस। देखो लीजा के पास में ये भैया जी रुपए हैं, रुपए 20 और रुपए 500 के नोट्स हैं। टोटल अमाउंट ऑफ मनी जो है वो रुपए 3680 है। इनमें से कौन सी इक्वेशन सही होगी? भाई देखो 20 रुपए के X नोट हो सकते हैं, 500 रुपए के Y नोट हो सकते हैं, सबको मिलाएंगे 3680 बन जाएगा, सही है। 3680 को बराबर कर सकते हैं 10, क्यों लेगा, कोई सेंस ही नहीं बनता 10 का तो नहीं, लेकिन देखो 10 को अगर अंदर गुणा कर दूंगा तो 500x प्लस 200y बन जाएगा। नहीं, ये तो गलत है, ये गलत है भाई। 3680 बराबर फिर 500x और प्लस में 20y, हाँ ये बन सकता है। x और y को पहले गुणा कर दो चाहे बाद में कर दो, बात एक ही है। यानी ये भी हो सकता है, मतलब बोथ ए एंड सी आंसर आ जाएगा, ये सही ऑप्शन है। ठीक है, ये नहीं है लेकिन इसमें 200 बनना, ये देख लेना। 18 नंबर पे आते हैं। मीन और मीडियन दे रखा है, असेंडिंग ऑर्डर में ही लिख रखा है, 54 और 55। मीन ऑफ ए एंड बी पूछ रहा है, तो पहले ए और बी निकालने पड़ेंगे, फिर उनका मीन बताएंगे। देखो मीडियन क्या होता है? एकदम बीच वाली वैल्यू। भाई गिनो, 1 2 3 4 5 6 7, 7 का अंदर 1 जोड़ो 8, 8 का आधा करो 4, यानी चौथा टर्म जो है वो मीडियन है। चौथा टर्म ये रहा, यानी 2a प्लस b, ये 55 के बराबर है। देखो बाद में मीडियन लिखा है तो 55 है। फिर मीन क्या होता है? मीन होता है सबका जोड़ करो बटे जितनी संख्या है वो लिखो, वो 54 के बराबर है। कर लो भाई, a फिर 2a जुड़ा 3 है और ये 7 है, 7a आ गया, प्लस में b 2b और 3b 5b बन गया। फिर प्लस में क्या हो जाएगा 12 और 5 17, 17 और 34 51, 51 और 1 52, 52 और 96 में कितना हो जाएगा 148 आ जाएगा। अपॉन में अब ये 7 संख्याएं थी, बराबर में 54 दे रखा है। भाई दो इक्वेशन, दो वेरिएबल ए और बी इजीली फाइंड कर सकते हैं, कर लेते हैं। या फिर इससे भी ज्यादा बेटर पता है मेथड क्या है? ये वाला आपको मीन वाली मेहनत नहीं करनी पड़ती, पता है क्यों? पर उसमें थोड़ी सी ऑप्शन वाली मेहनत हो जाएगी कि ए और बी के मीन के सारे ऑप्शन दे रखे हैं, यानी कि इसने हमेशा जो भी ऑप्शन दे रखे हैं वो a प्लस बी बाई 2 की वैल्यू है। अगर मैं a प्लस बी की वैल्यू निकालना चाहता हूं तो सभी को 2 से गुणा करना पड़ेगा, यानी ये 44 बनेगा, ये 50 बनेगा, ये 40 बनेगा, ये 46 बनेगा। मतलब ये a प्लस बी की वैल्यू है, ये 2a प्लस बी की वैल्यू है। इन दोनों क्वेश्चन को सोल्व करना थोड़ा सा बेटर हो जाता, मैं करता तो इन्हीं को करता। पर भैया अगर दिमाग में इतना अगर नहीं आ रहा है, एग्जाम में टाइम ऐसा लग रहा है थोड़ा सा प्रेशराइज, तो ऑब्वियसली इसी को सोल्व कर लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं। तो क्या आ जाएगा 7a प्लस 5b, ये कितना बनेगा 7 चौका 28 और 378, इसमें से 148 को अपन घटाएंगे तो 0 आ जाएगा, 3 आ जाएगा और 2 आ जाएगा, 230 के बराबर आ गया। अब मैं इसको 5 से गुणा करके थोड़ा कलर चेंज करके ऊपर लिख दूंगा ताकि घटा सकेंगे अपन। 5 से गुणा करके लिख रहा हूँ, 10 आएगा, 10b आएगा और 275 आ जाएगा। अब सही जाएगा एकदम से, देखना, क्योंकि मैंने क्या गड़बड़ कर दी, 5 से गुणा करना था ना, तो यहाँ 5b आएगा, ये दोनों कट जाएंगे, यहाँ 3 आ जाएगा, यहाँ पे 45 आ जाएगा, मतलब a की वैल्यू 15 आ गई। a अगर 15 आ गया, 15 दूनी 30, इसमें से कटेगा तो कितना आ जाएगा 25, मतलब b की वैल्यू 25 आ गई। इसका एवरेज पूछा था तो ये 40/2 करेंगे, 20 आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। कैलकुलेशन तो थी थोड़ी सी, पर इतनी कोई बड़ी बात नहीं है। इसमें क्या बोल रहा है 60 डिजिट का ये नंबर है, ये 36 से डिविजिबल है, मतलब ये 9 से और 4 से डिविजिबल है, हमेशा फैक्टर करना है। तो पॉसिबल जो भी आगे बाद में देखते हैं। 66p87q, तो देखो क्या होगा भाई, 4 का डिविजिबिलिटी रूल कि लास्ट के 2 अक्षर डिवाइड होने चाहिए, 2 ऑब्वियसली डिजिट्स। तो 70 नहीं होता, 72 होता है, मतलब q या तो 2 हो सकता है, और या फिर अब इसमें 4 जोड़ दो यानी 76 हो सकता है डिवाइड, बाकी कुछ नहीं होगा। 80 होगा तो फिर यहाँ तो बदल नहीं सकते अपन अपनी मर्जी से, मतलब q की मेरे को 2 वैल्यू मिल रही है, 2 और 6। अब p की निकालूंगा इसके रेस्पेक्ट में। भाई देखो पहले इनको जोड़ लो, 6 और 6 12, 12 और 8 20, 20 और 7 27। ये मामला पूरा देखो 9 और 4 से हो रहे थे ना, तो वो जो मामला है वो पूरा 9 से डिवाइड हो रहा है। यानी कि अब मेरे को सिर्फ मेरे डिजिट्स पे देखना है कि अगर 2 में लेऊंगा तो मेरे को p की वैल्यू 7 लेनी पड़ेगी, 2 में लेऊंगा तो p 7 लेना पड़ेगा क्योंकि 9 बनाना है मेरे को कैसे भी करके। अगर 6 लेऊंगा तो 3 लेनी पड़ेगी वैल्यू। पूछा क्या इसने कि प्रोडक्ट ऑफ पॉसिबल वैल्यूज ऑफ p एंड q करो और उनका रेशियो बताओ।
भाई ये 12 बन रहा है, ये 21 बन रहा है, गुणा कर दिया, इनका रेशियो बता दो 3 से 4 बार और 7 बार, 4:7 या 7:4, बात एक ही, आंसर आ गया। 20 नंबर पे आते हैं। रेशियो ऑफ इन्वेस्टमेंट बाय मोनू और हरी, इन्वेस्टमेंट का रेशियो दे रखा है, प्रॉफिट भी दे रखा है, टाइम पूछ रहा है। एक फॉर्मूला बताया था मैंने, प्रॉफिट बराबर होता है टाइम इंटू इन्वेस्टमेंट। अगर मेरे को टाइम निकालना है तो मैं प्रॉफिट अपॉन इन्वेस्टमेंट करूंगा, ठीक है। प्रॉफिट है 4, इन्वेस्टमेंट है 22, प्रॉफिट है 3, इन्वेस्टमेंट है 15। सोल्व करो, 3 से 15 पार 5 बार, 5 से 4 करेंगे 20:22, यानी कितना आ जाएगा 10:11। अब वैल्यू दे रखी है, वैल्यू बटा किसकी होना चाहिए, जिसकी कि 6 महीने दे रखा है मोनू का। पहले वाला बंदा मोनू था, दूसरा हरी था। 6 वैल्यू है 10 की, निकालनी है 11 की। 66/10 करेंगे, 6.6 आ जाएगा। या फिर ऐसा कर लो कि इसको 66/10 को आप लिख लो 33/5, यानी कि 6 पंजे 30 और 3, ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। 21 नंबर पे आते हैं। भाई ये एक्सप्रेशन दे रखा है, ये दे रखा है, इसकी बात कर रहा है। ऑब्वियसली मेरे को जब भी ऐसी कोई टर्म दिखती है ना, एक चीज ध्यान में आ जाती है मेरे, कि a की पावर 4 प्लस b की पावर 4 प्लस a स्क्वायर b स्क्वायर, ऑब्वियसली बीच में लिखना था पर कोई फर्क नहीं पड़ता। ये बराबर होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ab इंटू में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस ab के। आसान सी चीज है, ठीक है। मैंने क्या किया, इन दोनों को अब मैं डिवाइड कर देता हूं, क्योंकि ये उधर जाके डिवाइड होगा तो इसकी वैल्यू मिल जाएगी, यानी मेरे को एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई की वैल्यू मिल जाएगी। कितनी, इसमें इसका भाग। तो देखो 21/256 में भाग लगाऊंगा 3/16 का, मतलब 16/3। ये 16 बार काटा, ये 7 बार काटा, 7/16 आ गई वैल्यू। पर मेरे को तो भाई ये निकालना था, इन दोनों को ऐड कर दो। ऐड करेंगे तो एक्स वाई कट जाएगा, 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर आ जाएगा। 7 और 3 10/16, मतलब 5/8 मेरा करेक्ट आंसर है। प्योर कैलकुलेशन करवाइए, कोई मशक्कत वाला काम नहीं है। आएगा मशक्कत का काम, जरूर बता रहा हूं। आ गया है, मैं बोल रहा था बुलावा आएगा और आ चुका है। भाई प्योर कैलकुलेशन है, माथा पच्ची है पूरे क्वेश्चन में। एग्जाम में अगर ऐसा क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के लिए जाओगे तो बहुत टाइम खा जाएगा। छोड़ के हमेशा मार्क फॉर रिव्यू करना है, टाइम नहीं बचेगा तो छोड़ देना है, टाइम बचेगा तो ही अटेम्प्ट करना है, वरना तो बिल्कुल नहीं अटेम्प्ट करना है इस क्वेश्चन को। अब देखो, 4 मैन 5 चिल्ड्रन और 8 वुमेन, जो जो बोल रहे हैं वो मैं लिख रहा हूं, बड़ा सा सोल्यूशन जाएगा। देखना, 4 मैन 5 चिल्ड्रन 8 वुमेन, एक काम को कितने दिन में कर रहे हैं, 25 दिन में। क्योंकि एफिशिएंसी निकाले बिना सोल्व नहीं होगा, और वो निकालने के लिए इक्वेशनों को सोल्व करना पड़ेगा। इक्वेशनों को सोल्व करने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। 4 चिल्ड्रन और 6 वुमेन, ये कितने टाइम में कर रहे हैं, ये कर रहे हैं 50 दिनों में। 6 मैन और 9 वुमेन कितने टाइम में कर रहे हैं, 40 दिनों में, बराबर आएगा। ये कर रहे हैं 40 दिनों में। पहले इन दोनों को कंपेयर करूंगा, फिर इन दोनों को, 2 इक्वेशन बनेंगी। मैन और वुमेन की एफिशिएंसी निकाल लूंगा मैं, मतलब किसी की भी निकाल लो, चाइल्ड वुमेन की निकाल लो, आपकी मर्जी है। इन दोनों को करते हैं अपन, तो देखो क्या आएगा भाई, आएगा 4 मैन प्लस 5 चाइल्ड प्लस 8 वुमेन बराबर 25 से 50 को काटा 2, 2 इधर गुणा हो जाएगा, 8c प्लस 12w। मैं यहां से 4m की वैल्यू निकाल लूंगा, 4m की वैल्यू निकालूंगा तो देखो 3c और प्लस में 4w आ जाएगा, 4w आ जाएगा, सॉरी ये 4w है। अब मैं इसको और इसको कंपेयर कर लेता हूं, तो फिर से वही 4m प्लस 5c प्लस 8w की वैल्यू निकालूंगा। 40/25 मतलब कि 8/5, यानी कि 1.6, 1.6 से इनको गुणा करके लिख रहा हूं, तो 96 मतलब 9.6w और 144 यानी 14.4w। मैंने 1.6 से इन दोनों को गुणा करके लिख दिया। मैं यहां से भी 4 मैन की वैल्यू निकाल लेता हूं, या फिर भाई 4 मैन के तो नहीं निकाल पाऊंगा क्योंकि इधर m है ऑलरेडी, तो मैं 5c के निकाल लूंगा, फिर इसमें भी c की हो जाएगी। ठीक है, ये ज्यादा बेटर है। इसमें से ये जाएगा तो 5.6m आएगा, और ये इसमें से जाएगा तो 6.4w आएगा। तो मैंने यहां से क्या किया, c की वैल्यू निकाल ली, 1/5 आ जाएगा 5.6m और प्लस में 6.4w। सही जा रहा है, कोई इश्यू नहीं है, बस कैलकुलेशन करते जानी है आपको। यहां से भी 3c की वैल्यू निकाल लो, 4m माइनस 4w हो जाएगी वो। लेकिन मैं एक काम कर सकता हूं कि c की वैल्यू निकालने के लिए 4 कॉमन निकाल के 3 डिवाइड में भेज सकता हूं, m माइनस w आ जाएगा। इन दोनों को कंपेयर कर लो, m और w के अंदर रिलेशन मिलेगा और दोनों की एफिशिएंसी आ जाएगी, फिर टोटल वर्क मिल जाएगा, फिर सब सॉल्व हो जाएगा। तो देखो इन दोनों को मैंने कंपेयर किया, तो एक ही स्टेप में कर लेते हैं। 5 को 4 से गुणा करके मैं 20m माइनस 20w लिख देता हूं, 20m माइनस 20w। 3 से मैं इधर गुणा कर देता हूं, इसको मैं 3 से गुणा करके दोनों को लिख रहा हूं, तो 3 6 18, 5 3 15, 16.8 मैन और प्लस में 4 3 12 और 19.2 वुमेन। अब देखो ये इसमें से घटेगा,
तो कितना आ जाएगा 3.2 मैन, और ये इसमें जुड़ेगा तो आ जाएगा 39.2 वुमेन आ जाएगा। मैन और वुमेन की एफिशिएंसी मिल गई, देखो M/W मिल जाएगा 392 अपॉन में 32। मैंने दोनों के पॉइंट उड़ा दिए। 8 से कट रहे हैं, 8 से 4 बार, 8 से कट रहा है 8 चौके 32 और 72 के लिए 49 बार। मैन और वुमेन आ गया। अब देखो इसने क्या बोला कि टाइम टेकन बाय 60 वुमेन बताना है, तो मतलब मैं पहले टोटल वर्क तो निकालूं। टोटल वर्क इसमें निकाल लेंगे अपन, कैसे निकालेंगे? 6 इंटू मैन की एफिशिएंसी 49 और प्लस में 9 इंटू वुमेन की एफिशिएंसी 4, 9 इंटू 4। टोटल वर्क ये 40 दिन में कर रहे हैं तो 40 से गुणा कर दिया, ये टोटल वर्क आ गया। अब इसको डिवाइड किससे करूंगा? डिवाइड करूंगा जो पूछा है यानी 60 वुमेन से, यानी 60 इंटू 4 से, 60 इंटू 4 से डिवाइड कर देंगे। देखो 4 से 40 10 बार, 0 से 0 कट गया, 6 से भाग लगाना है तो ये 6 से ये 6 उड़ा दो, 9 चौके 36 में से 6 जाएगा तो सिर्फ 6 बचेगा। 49 में 6 जोड़ेंगे 55, मेरा आंसर आ जाएगा 55 नहीं ले लेगा। मैंने क्या बोला? लास्ट में करना है। बाकी बहुत ईजी है, मशक्कत वाला काम था, थोड़ा सा मेहनत इतनी ज्यादा नहीं थी, ठीक है। मतलब मेहनत तो थी पर सोचने में नहीं थी, फालतू सिर्फ काम करवा रहा था अपन से। 23 नंबर पे आते हैं। ये पाई लिखा है, सरकमफ्रेंस ऑफ बेस ऑफ सिलेंडर दे रखी है 50 पाई, हाइट 4 दे रखी है, वॉल्यूम पूछ रहा है। भाई सिलेंडर की सरकमफ्रेंस दे रखी है, मतलब 2 पाई आर की वैल्यू दे रखी है 50 पाई, पाई से पाई उड़ा दूं तो रेडियस 25 मिल जाएगी। रेडियस मिल गई, हाइट अपन को 4 दे रखी है, ये सेंटीमीटर मीटर में है वो लास्ट में देख लेंगे। वॉल्यूम पूछ रहा है और वो भी क्यूबिक मीटर्स में पूछ रहा है, तो वॉल्यूम क्या होती है? पाई आर स्क्वायर एच होती है, क्योंकि सिलेंडर है तो क्या आएगा 22/7, आर का स्क्वायर मतलब 625 और हाइट का मतलब 4। अब देखो जो कैलकुलेशन को इजी बनाना जानता है ना वो तो क्या करेगा, इस 625 का वो जो आपका सेंटीमीटर मीटर है ना उसको हैंडल करने के लिए या तो वो इसको 0 0 0 अपनी मर्जी से, मैं नहीं कह रहा कि आप एग्जैक्टली इसको बदलो ही बदलो, आता है अपन को सबको बदलना, पर एग्जाम में नहीं लगाना इतना दिमाग। क्योंकि देखो 25, मान लो मैं 2 0 लिखता, 25 से ये 4 बार कटता, 25 से ये 25 बार कटता, 4 से 4 कट जाता, 25 से 22 को गुणा करना आसान है, 25 दूनी 50, 25 दूनी 50 और 5 55। अब 7 का भाग लगाओ, एक बार मैं आइडिया दे रहा हूँ, सत्ते सत्ते क्या आएगा 49 आएगा, 6 बचेगा 60 आएगा, यानी 7 8 56 आएगा, मतलब 7 8 कुछ कुछ आ रहा है, जाके देखो एक ही जगह मिलेगा। मैं अगर यहाँ पे 3 0 लगा देता तो भी कोई फर्क थोड़ी पड़ता आंसर के ऊपर, बिल्कुल नहीं पड़ता, 4 पे भी नहीं पड़ता। वो पॉइंटों का फर्क है, वो नहीं देखना एग्जाम में, इस हिसाब से अपन अटेम्प्ट कर रहे हो, ठीक है। बाकी मीटर और सेंटीमीटर बदलना कोई बड़ी बात नहीं है। 24 नंबर पे आते हैं। 24 नंबर में क्या बोल रहे हैं, सर्टेन नंबर ऑफ चॉकलेट्स हैं वो डिस्ट्रीब्यूट करी गई हैं कुछ स्टूडेंट के अंदर, ऐसे कि 4 स्टूडेंट को चॉकलेट नहीं मिलेगी अगर सबको 8 मिली, और 10 स्टूडेंट को चॉकलेट नहीं मिलेगी अगर सबको 16 मिली। फाइंड द नंबर ऑफ चॉकलेट्स। 2 तरीके करने के, एक तो एक ऐसा तरीका है जो ऑप्शन से जाएंगे कि भाई अगर हर एक बच्चे को 16 चॉकलेट मिल रही है, हर एक बच्चे को 8 चॉकलेट मिल रही है, तो जो भी मेरा आंसर होगा वो 16 और 8 का मल्टीपल होगा। भाई ये 16 का मल्टीपल नहीं है, ये 16 का मल्टीपल नहीं है, ये भी नहीं है, ये आंसर है मेरा। अब तरीका क्या है? तरीके में भी मैं ऑप्शन से जाऊंगा। कैसे जाऊंगा? देखो ऑप्शन, अगर मान लो किसी के मल्टीपल चमक नहीं रहा, वो कैसे जाएगा कि मान लीजिए, एक बार मैं सब हटाता हूं, आपने ये सोचा कि आंसर 88 है, ठीक है। हर एक स्टूडेंट को अगर 8 चॉकलेट मिल रही है, मतलब कि टोटल 11 बच्चे थे जिनको चॉकलेट मिली, 4 को चॉकलेट नहीं मिली, यानी टोटल बच्चे 15 हो गए। अब अगर मैं इस तरीके से भी जाके चेक करूं तो मेरा 15 ही आंसर आना चाहिए। तो देखो 88 चॉकलेट थी, हर बच्चे को 16 चॉकलेट मिली, पहली बात तो डिवाइड ही नहीं हो पाएंगे बराबर तरीके से, ये नहीं बैठ रहा आंसर। अब देखो अगर मैं 96 ले लेता ऑप्शन, चेक करना, देखो 96/8 करेंगे, यानी हर एक बच्चे मतलब सबको चॉकलेट मिली उसके हिसाब से 16 बच्चे हो गए, 4 बच्चे और थे, यानी टोटल बच्चे 20 हो गए। अब देखो दूसरे तरीके से कि 96 चॉकलेट थी और 16 चॉकलेट सबको दी जा रही है, मतलब 6 बच्चे हो जाएंगे, 10 को मिली नहीं थी, यानी 10 और 6 16 हो जाएंगे, यहाँ भी 16 आ रहे थे। मतलब ये ऑप्शन एकदम से तरीका सही बैठ रहा है। दोनों में से जो आपका मन करे वो अप्लाई कर लेना। मैंने तरीका बता दिया, सबसे ज्यादा बेस्ट था 8 और 16 से डिविजिबली देखना है, 96 का आंसर आ जाएगा। 25 नंबर पे आओ, कैलकुलेशन करनी है। इसको देखो, ये है x + y अपॉन x - y इज इक्वल टू 6/1। कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो लगा के मैं क्या करूंगा, x और y की वैल्यू निकाल लूंगा, तो 7/5 आ जाएगी x और y की वैल्यू, रख दूंगा मैं 7 और 5। मैंने कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो पढ़ाया हुआ है भाई, अगर नहीं किसी के चमक रहा क्रॉस मल्टीप्लाई करना और फिर x और y निकाल लेना, तो भी 7/5 ही आएंगे। रखो इसके अंदर क्या आएगा, 49 प्लस में 25 अपॉन में, भाई कटेगा अच्छे तरीके से कटेगा, 49 माइनस 25 और प्लस में, देखो 7 चौके 28 में से 5 जाएगा तो बचेगा,
यही करना है ना, नहीं 5 चौके 20 में से 7 जाएगा तो 13 बचेगा, 13 का स्क्वायर 169, उसमें 13 का भाग लगेगा तो 13 ही आ जाएगा बेसिकली। तो ये बनेगा 24 प्लस 13 करना है, 24 प्लस 13 करना है तो 37 आ गया। ऊपर पक्का डबल बन रहा होगा ऑब्वियसली, जितना भी है तो 2 बार कट जाएगा, आंसर नेगेटिव तो वैसे भी नहीं आएगा, ये आंसर सही है। 27 में क्या बता रहा है कि अगर रूट्स हैं इस इक्वेशन के वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है और कॉमन डिफरेंस 3 दे रखा है। भाई क्या होता है, एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन या फिर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसी भी होती है, उसके रूट्स अगर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है तो एक रूट को अगर मैं x मानूंगा तो दूसरे वाला रूट ऑटोमेटिकली x प्लस डी डिफरेंस यानी x प्लस 3 बन जाएगा। सही जा रहे हैं अपन, ठीक है। ये पूछ रहे हैं अपन से भाई सम ऑफ रूट्स क्या होता है, सम ऑफ रूट्स यानी अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस में b अपॉन a। चलो मैं पहले लिख देता हूं, प्रोडक्ट ऑफ रूट अल्फा इंटू बीटा क्या होता है c बाई a। तो अगर मैं इन दोनों को जोड़ता हूं तो ये बराबर आ जाएगा माइनस ऑफ माइनस 9, यानी वो बेसिकली 9 ही बन जाएगा, a की वैल्यू तो 1 है, लिखने की नीड नहीं है। प्रोडक्ट करेंगे x इंटू एक्स प्लस 3, ये बराबर होना चाहिए k के, ठीक है। इसको मैंने सोल्व किया, 2x बराबर 6 यानी x बराबर 3 आ गया, 3 यहां रख दो, k मिल जाएगा, 3 प्लस 3 6, 6 इंटू 3 k की वैल्यू 18 मिल गई, करेक्ट आंसर आ गया। इजी पीजी क्वेश्चन एकदम से। 28 नंबर में क्या बोल रहे हैं, प्रोबेबिलिटी पढ़ाई हुई है, सेम क्वेश्चन करवाया हुआ है, नोट्स में जाके चेकआउट कर लेना। क्या बता रहा है कि Q जो है वो किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा, उसकी Q के सॉल्व करने की है 3/5 और P के R के सॉल्व करने की है 7/8। तो इसके नहीं सॉल्व करने की हो जाएगी 2/5, इसके नहीं सॉल्व करने की हो जाएगी 1/8। ये क्या बोल रहा है, प्रोबेबिलिटी बताओ कि प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाएगी। सॉल्व होने का क्या तरीका है, देखो ये P है ये Q है, सॉल्व कब कब हो सकती है कि ये कर ले ये ना करे तो सॉल्व तो हो गई ना, ये ना करे और ये कर ले तो भी सॉल्व हो गई, दोनों कर ले तो भी सॉल्व हो गई। तो देखो एक बंदा तो ये करेगा कि वो ये निकालेगा ये निकालेगा ये निकालेगा, तीनों को ऐड करेगा और आंसर बताएगा और टाइम वेस्ट करके जाएगा। पर एक स्मार्ट बंदा होगा वो क्या करेगा कि जब दोनों ही सॉल्व ना कर पाए उसको निकाल लेगा और एक में से घटा देगा। बढ़ाया हुआ कॉम्प्लीमेंट वाला चीज है कि अगर आपको किसी चीज की प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो आप नहीं होने वाली निकाल के एक में से घटा सकते हो। ये मेरे लिए आसान पड़ रही है तो मैं यही निकालूंगा। तो Q के सॉल्व नहीं करने की 2/5, R के नहीं सॉल्व करने की 1/8, यानी इन दोनों की मिला के आ गई 1/20 नहीं करने की, तो करने की हो जाएगी 1 - 1/20 मतलब 19/20। आंसर आ गया, ये सही हो जाएगा। बहुत इजी था एकदम, मजा आया करके। 29 नंबर में क्या बोल रहे हैं, राइट एंगल ट्राइंगल है ABC, राइट एंगल B पे है ABC, हाइपोटेन्यूज 4√3 दे रखी है, बेस 2√3 दे रखा है, साइन C की वैल्यू पूछ रहा है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होगी वैल्यू। कैसे सिंप्लीफाई करेंगे भाई, 48 में से 12 जाएगा तो 36/36 का रूट 6 होता है, मतलब आंसर आ जाएगा 6/4√3। पर सोल्व करना पड़ेगा, √3 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं, ये 3 से 6 2 बार कट गया, ये इसको 2 बार काट देगा, √3/2 आंसर आ जाएगा। इजी था एकदम से। लास्ट और फाइनल क्वेश्चन, प्रिंसिपल P है, वो अमाउंट कर जाता है 2500 रुपए पे 4 साल में। फॉर्मूला पता है अपन को, अमाउंट बराबर प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट होता है, यानी 2500 बराबर प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट क्या हो जाएगा कि P इंटू रेट आ जाएगी और इंटू टाइम 4 और बटे 100 आ जाएगा। ये क्या बोला है, टोटल सिंपल इंटरेस्ट, यानी जो टोटल सिंपल इंटरेस्ट है ऑन द सेम सम P फॉर 7 ईयर्स, 7 साल, और रेट मेरे को पता नहीं, बटे 100 करूंगा। ये कितना दे रखा है, 1050 दे रखा है भाई। यहां से अपन 7 से इसको काटेंगे 35 आ जाएगा, मतलब 350 आ जाएगा, और P और R की वैल्यू निकालेंगे 350 के आगे 00 लग जाएंगे। PR की वैल्यू मिल गई है मेरे को, पूरा क्वेश्चन सिंप्लीफाई हो गया है, देखना। PR की वैल्यू है 350 के आगे 00 इंटू 4/100 किया, ये दोनों जीरो उड़ गए, 35 चौका हो जाएगा 140 के आगे एक और जीरो मतलब 1400, यानी P प्लस 1400 की वैल्यू बराबर है 2500 के। मेरे को अगर P निकालना है तो 600 और 500 1100, नहीं ये तो घटेगा ना उधर जाके भाई, 35 दूनी 70 दूनी 140 के आगे एक और जीरो लगेगा, 1400 आएगा, उधर जाके घटेगा तो 2100 आएगा ना, सही तो कर रहे हैं। तो 2100 मेरा आंसर आ जाएगा। कुछ गड़बड़ कर दिया मैंने भाई, 7 से इसको घटा, अच्छा यहां पे गलत कर दिया ना, 15 आएगा तो ये 1500 बनेगा, यानी यहां पे 1 आएगा तो 15 चौके 60 बनेगा, यानी अरे भाई एक सेकंड रुकिएगा, P और R की वैल्यू फिर 7 से ये 15 आएगा, 15 के आगे 1 0 और उसके आगे 2 0 और
सही चला यहाँ तक। फिर 15 के आगे 3 0, 2 0 से 2 0 कट गए, 15 चौके 60, 60 के आगे 1 0 मतलब 600 आएगा। अब सही जा रहा है। 600 इसमें से घटाएंगे तो कितना 1900 आ जाएगा। ये आ जाएगी पी की वैल्यू, और जो ऑप्शन है बी वाला वो सही हो जाएगा। कैलकुलेशन मिस्टेक थी, माइनर, कोई बात। इजीली 30 के 30 क्वेश्चन सिंप्लीफाई किए। 102 क्वेश्चन ऑब्वियसली मेंस है एग्जाम, तो मिलेंगे अपन को ऐसे अटपटे जो अपना थोड़ा माथा पचा सकते हैं। बाकी क्वेश्चन सारे एकदम ईजी थे। मिलते हैं अगले पेपर के अंदर, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।